आपका रिकॉर्डिंग करूं अटेंडेंस की? बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? क्या पा रहे हो कि अब बच्चों से Good morning, sir. Good morning. वही करना, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बोलिए मत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज कल वाले टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन साइकिल, प्रोपगेशन साइकिल और मल्टीप्लिकेशन साइकिल ऑफ वायरसेस। आज मैं स्पेशली प्लांट वायरस के बारे में बताएंगे, मतलब टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस की साइकिल, रेप्लिकेशन साइकिल कैसे संपन्न होती है। क्योंकि अक्सर बुक्स में जो आप देख रहे हैं उसमें बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल दे रखी है, तो बैक्टीरियोफेज और टीएमवी में काफी फर्क है। फर्क क्या है वो बेसिक में समझा देता हूँ। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे रहता है, बैक्टीरिया को किल करता है। दैट्स व्हाई द नेम फेज इज पॉपुलर।
वहां पर होस्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया होस्ट है। तीसरा डिफरेंस ये है कि उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। चौथा डिफरेंस ये है कि होस्ट सरफेस पर चिपकने के बाद, अटैचमेंट के बाद जो पहली अवस्था है एडहेयर की, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा छिद्र बनाता है और उसमें से वायरस का डीएनए होस्ट कोशिका में प्रवेश करता है। दूसरी तरफ टीएमवी में आप देखेंगे, जो आज का टॉपिक है, टीएमवी में जो कि बेसिकली प्लांट वायरस है, तंबाकू या तंबाकू के कुल वाले अन्य पौधों में ये पाया जा सकता है। मतलब सोलेनेसी के मेंबर्स में ये देखा गया है इसकी बीमारी को, विशेष रूप से तंबाकू के पौधे में या तंबाकू वाली फैमिली के पौधे में। तो यहाँ पर सेल क्या है, होस्ट सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा, पैथोजन या वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो पूरा वायरस पार्टिकल एंटर करता है। वहां पर केवल डीएनए एंटर करता है, यहाँ पे पूरा पार्टिकल एंटर करता है वुंड के द्वारा, घाव के द्वारा, जो घाव तेज हवा से चलने में एपिडर्मल सेल्स पर बने हैं या कीड़े मकोड़े के काटने से बने हैं, उनके द्वारा प्रवेश करेगा। उसके बाद प्रोटीन कोट अलग होगा अंदर जाके और आरएनए अलग होगा। तो ये 3 या 4 बेसिक डिफरेंस है। फिलहाल हम टीएमवी की साइकिल में बता रहा हूँ, क्योंकि टीएमवी की साइकिल बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत सारी किताबों में ठीक से नहीं दिया हुआ है। तो इस लाइफ साइकिल में आप देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस है। पहला है एंट्री इनटू द होस्ट सेल, जिसे मैंने अभी बताया, तंबाकू की कोशिका में प्रवेश करना। दूसरा, अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब है प्रोटीन अलग हो जाएगी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अलग हो जाएगा। तीसरी अवस्था है इंट्रासेलुलर डेवलपमेंट। जो भी पार्ट्स हैं प्रोटीन, वो अलग बनेगी होस्ट राइबोसोम की मदद से, और आरएनए बनेगा जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, और होस्ट डीएनए की मदद से वो अपना आरएनए बनाएगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। तो जब ये प्रोटीन और आरएनए के पार्ट्स बन जाएंगे, जो आगे आएंगे, आगे समझ में आ जाएगा आपको, तब फिर वो आपस में जुड़ेंगे। हम उसको असेंबली कहते हैं या मैच्योरेशन कहते हैं। उसके बाद ये फिर उसी रास्ते से किसी घाव के द्वारा बना हुआ जो भी ओपनिंग है प्लांट सरफेस पे बनी हुई है किसी भी वजह से, वो उसके द्वारा फिर बाहर निकल जाएंगे, मतलब दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो पहला, जैसे मैंने अभी बताया, एंट्री इनटू द होस्ट सेल। तो पहली अवस्था में टीएमवी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द होस्ट सेल, इट रिक्वायर डैमेज टू द प्लांट सेल। वो डैमेज या तो तेज हवा से पौधों के रगड़ने से बना है, एपिडर्मल सेल आपकी कट फट गई है, जैसे कई बार हमारे हाथ में जो डर्मिस है, वो डर्मिस किसी नुकीली चीज से कट फट जाती है, इसी तरह। तो वो, या फिर वो इंसेक्ट्स वगैरह ने भोजन के रूप में उसको काटा हुआ है जगह जगह से, चाहे लीफ कटी हुई है, स्टेम कटे हुए, फ्रूट्स कटे हुए, तो किसी भी कटे हुए भाग से घाव के द्वारा, जिसको सिंपल घाव बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं, उनके द्वारा वो तंबाकू की कोशिका में या तंबाकू से संबंधित दूसरे जो पौधे हैं उनमें इट एंटर थ्रू ब्रीच, माने गैप इन द सेल वॉल। ये गैप कहां से होते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह, जिसमें गैप होते हैं। अब सेकंड अवस्था मैंने बताई अनकोटिंग। ये वो प्रोसेस है इन विच कैप्सिड इज रिमूव्ड। कैप्सिड माने प्रोटीन कोट, जो कैप्सिमियर्स हैं, इकाई हैं, वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाती है, and the nucleic acid single stranded RNA is released into the cell cytoplasm। मतलब तंबाकू की कोशिका के साइटोप्लाज्म में वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज हो जाता है। This RNA or nucleic acid of plant virus, especially TMV, enters the host cell cytoplasm along with capsid. In the cytoplasm, capsid is removed and the nucleic acid is freed. It requires assessment of host enzymes to remove capsid। अब यहाँ पे होस्ट एंजाइम काम करेंगे और उसकी वजह से फिर वो अनकोटिंग होगी।
नाउ द बायोसिंथेसिस और इंट्रासेलुलर डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टिपिकल है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजीज द वायरस मस्ट रेप्लिकेट। कोर्स पोस्टुलेट्स वगैरह में यही बेसिक सिद्धांत है। एंड द स्प्रेड टू नेबरिंग सेल्स, अगल बगल वाली कोशिकाओं में वो पहुंचता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो प्लाज्मोडेस्माटा वो छोटे छोटे छिद्र हैं आदान प्रदान के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, जैसे वायरस भी उसके थ्रू एक कोशिका से दूसरी कोशिका पहुंचता है। दीज आर स्लेंडर, लंबाकार स्ट्रक्चर है ये, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल वॉल विच कनेक्ट्स एडजेसेंट प्लांट सेल। Now they spread to other parts of the plant. जब वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसका माध्यम क्या है? वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलेचर, जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा वो विद इन द प्लांट उनका मूवमेंट होता है या ट्रांसलोकेशन होता है। The cell to cell movement of virus requires one of the more protein called the मूवमेंट प्रोटीन। तो ऐसी प्रोटीन्स को जो कि मदद करती हैं वायरस को मूव करने में पौधे के अलग अलग हिस्सों में, हम उनको मूवमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। मोस्ट वायरसेस यूजेस कोट और कैप्सिड प्रोटीन्स फॉर ट्रांसफर। अधिकतर जितने वायरस हैं वो कैप्सिड प्रोटीन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। जीनोम माने किसी भी कोशिका का अब टोटल जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है। यहाँ पे आरएनए है, थोड़ा इस टॉपिक को, इस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीएमवी कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए एज इट्स जीनोम। देन रेप्लिकेशन ऑफ वेरियोन। वेरियोन माने कंप्लीट वायरस पार्टिकल जिसमें आरएनए और प्रोटीन होगा। Thus involves synthesis of negative strand RNA using positive strand RNA as a template. Thus, इस प्रकार replication completes in 2 steps. पहला स्टेप क्या है? पहला चरण क्या है? सिंथेसिस ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए यूजिंग पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट माने बेस, आधार, which forms double stranded intermediate termed as replicative form और RF। तो थोड़ी अवस्था के लिए, थोड़ी अवधि के लिए ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी बन जाता है। Synthesis of positive strand RNA using native strand RNA as a template using virus coded RNA, जो कि डिपेंड होता है आरएनए पॉलीमरेज पर। तो हर चरण में चाहे तो होस्ट या वायरस के जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आरएनए अलग बन गया, प्रोटीन अलग बन गया, फिर क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन माने एक तरह से परिपक्व हो जाना, असेंबली हो जाना, इन दोनों पार्ट्स का जुड़ जाना, which is also called as maturation. After intracellular synthesis of enough number of capsid proteins, जितनी संख्या चाहिए कैप्सिड प्रोटीन की, कितनी संख्या चाहिए? 2130 हर पार्टिकल के लिए। तो जितने भी पार्टिकल बनेंगे उसी के मल्टीपल में उतने ही, जैसे एक कमरे को बनाने में बहुत सारी ब्रिक लगती हैं, ईंटें लगती हैं, उसी तरह ये छोटी छोटी ईंटें हैं जो कैप्सोमियर्स के रूप में है और एक कंप्लीट कैप्सिड लेयर का निर्माण करती हैं, जो एग्जैक्टली 2130 संख्या पाई गई है। एन वेरियन आरएनए फिर असेंबली हो जाती। इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। इनिशियली कैप्सिड असेंबली बिगिंस व्हेन कैप्सोमियर्स एसोसिएट विद 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए। ठीक है। देन टीएमवी असेंबली विल अकर इन विट्रो। विट्रो माने आर्टिफिशियल अवस्थाओं में। कोई भी प्रयोग जो हम अपने प्रयोगशाला में करते हैं वो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं, और नेचुरल जो घटित हो रहे हैं उनको इन विवो कहते हैं।
when capsid proteins and nucleic acids are mixed। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे अभी बताया कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, हम एक एक ईंट को कैसे लगाते चलते हैं सावधानी पूर्वक, उसका लेवल भी देखते चलते हैं, उसी तरह ये कैप्सोमियर है। फिर इनका आपस में जुड़ना है, फिर ये जुड़ती चली जाती हैं, फिर ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इनका, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे सीढ़ियां में होता है। यदि आप कुतुब मीनार गए होंगे, कुतुब मीनार में आप देखेंगे घुमादार है ना, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो इस तरह ये पूरा ईंटों की तरह ब्रिक बनता चला जाता है, बीच में होल होता है काफी बड़ा, जिसमें कि आपका साइमल्टेनियसली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिर असेंबल करेगा। These capsomeres bind to each other to form डिस्क बनाती हैं ये। Each disc contain 2 layers, each with 17 subunits, मतलब subunits का मतलब capsomeres। Then the helical capsid grows, वो वृद्धि करता है by addition of disc, फिर ये डिस्क आपस में जुड़ती चली जाती हैं, और जब तक जुड़ती जाती हैं जब तक कि 2130 नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपका प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के असेंबली होती है। अब ये परिपक्व हो गए तो नेचुरली उसको लाइफ साइकिल पूरी करनी है, तो किसी दूसरे होस्ट को खोजेगा, हम उसको कहते हैं रिलीज। मैनी प्लांट वायरसेस किल देयर होस्ट। जनरली होता है कि जिस कोशिका में बने हैं वो किसी का एक तरह से मर जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम मैकेनिज्म आप उस पैथोजन ने इस्तेमाल कर लिया है, इन विच दे मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट। दे रिलीज बाय ऑटोलिसिस, एक तरह से ऑटोलिसिस होती है, कोशिका फट जाती है, होस्ट सेल विच कॉजेज डेथ ऑफ द सेल, और नए बने हुए वायरसेस जैसे टीएमवी बाहर वातावरण में निकल आते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका डायग्रामेटिक स्केच दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे ये यूनिट जुड़ रही हैं। साथ के साथ आप देख रहे हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि पहले कैप्सिड लग जाए फिर ये हो जाए, ये फिर इनका आरएनए का भी जुड़ाव साथ साथ होता रहता है। तो इस तरह ये कंप्लीट रॉड शेप्ड विद 2130 कैप्सोमियर्स के साथ कंप्लीट वायरल पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बेसिकली होस्ट राइबोसोम की मदद से होती है। ये इसमें होस्ट राइबोसोम आपका पूरी मदद करता है। द वायरस आरएनए यूटिलाइजेस द अमीनो एसिड्स राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर आरएनए ऑफ द होस्ट एंड सिंथेसाइजेस द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब एक जैसा हूबहू, एंड प्रोटीन्स दैट इज कोट प्रोटीन of about 17,500 Daltons, which is the molecular weight, and other polypeptides of molecular weight about 1,60,000 Dalton. The ratio of the nucleic acid, जो अनुपात है आपस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, वो क्या होगा? डिफर विद ईच वायरस, अलग अलग वायरस में भिन्न हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड इज अबाउट 5 to 40% ऑफ द वायरस, वो 5% से 40% वेरी करता है, और प्रोटीन 60 से 70% वेरी करती है। सो ईच प्रोटीन सब यूनिट ऑफ टीएमबी कंसिस्ट ऑफ 158 अमीनो एसिड्स मेकिंग ए सब टोटल ऑफ अबाउट 17,531। अब इस प्रकार से ये पूरी संरचना बन जाती है। द होल प्रोसेस कैन बी सम अप इन दिस वे या बाय दिस डायग्राम। आप इसको यहां से शुरू कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं। ये रॉड शेप्ड है, रॉड शेप टीएमबी दिखाया गया है। फिर ये इन्फेक्शन फैलाएगा, कोशिका में घुसेगा, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट, ये एंट्री दिखाई गई है। फिर इसके बाद ये रेप्लिकेशन है, डिफरेंट स्टेजेस है। उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, जो बने हुए आरएनए हैं वो आपका असेंबल कर गए, फिर सब यूनिट्स अमीनो एसिड वगैरह की मदद से होस्ट के राइबोसोम्स की मदद से
ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल बन गया। और यहाँ के आप देखेंगे ये अलग अलग आपका स्टेजेस नजर आ रही है। दिस डायग्राम इज फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी बाय पीडी शर्मा। पीडी शर्मा की एक बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, केवल उस किताब में दिया हुआ है। आप लोग इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो उस किताब में मिल जाएगा। रेफरेंस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे इसके बारे में, क्योंकि वो एमएससी के हिसाब से है, इसलिए हम आप लोगों को प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये सारी इवेंट्स को, बैक्टीरियल फेज में आप देखेंगे एकदम अलग हो जाएंगी सारी अवस्थाएं। अब अगला टॉपिक है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी टाइम है तो मैं थोड़ा शुरू कर सकता हूँ। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स आपके सिलेबस में है, तो आज नहीं होगा, फिर कल पूरा करूंगा इसको। स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स। तो आप यहाँ पे, क्योंकि मैं केवल टिपिकल टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, वायरॉइड इज ए वायरस लाइक पार्टिकल। They are also called as subvirus with a single stranded circular RNA only without a protein coat. इसमें क्योंकि प्रोटीन कोट नहीं होती, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसलिए हम इसको नेकेड वायरस भी कह सकते हैं। वायरॉइड इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये बहुत खास बात है। एंड इंडक्शन ऑफ द डिजीज, इनकी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन देखी गई है और उसी के फलस्वरूप ये बीमारी फैलाते हैं। जो इनका नॉर्मल साइज है इज अबाउट 20 nm साइज, नैनोमीटर, that is 10 to the power -9 millimeter, appears like a rod, ये भी रॉड जैसा लगता है देखने में। In this case the RNA genome or the genetic material is about 250 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है। The RNA folded into secondary structure with central domain। जब आप इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो इसमें 5 डोमेन होते हैं। डोमेन माने हिस्से, पार्ट्स। सेकेंड स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल डोमेन। उसके बाद होता है डबल स्टैंडर्ड पैथोजेनिक डोमेन, केवल उतने ही पोर्शन में डबल स्टैंडर्ड आरएनए नजर आता है हमें। ओपन बल्जेस मतलब फूले हुए स्थान दोनों तरफ, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्मिनल डोमेन्स होते हैं। तो ये केवल एक आइडिया दिया है मैंने, इसके बाद जब आप ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सो ए वायरस इज ए वायरस लाइक पार्टिकल which is also called as subviruses, composed exclusively of a single circular strand of that nucleic acid, that is RNA, that codes for a single protein, or which is a small circular RNA molecule without a protein coat. It is very small, covalently closed circular RNA molecules, which is capable of autonomous replication and induction of disease. This is just a summarization of the previous part of the viroids. Ranges in size from approximately 20 nm, are infectious particle, cause certain plants and human diseases. सबसे पहले जो पौधों से संबंधित बीमारी खोजी गई थी वो आलू में खोजी गई थी, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरॉइड, which consists only of nucleic acid, single stranded RNA. बाद में चल के फिर ह्यूमन बींग्स में भी खोजा गया। नो कोडिंग कैपेसिटी मतलब प्रोटीन बनाने की कोई क्षमता नहीं है। डू नॉट प्रोग्राम देयर ओन पॉलीमरेज, यूज होस्ट encoded polymerase for replication. Mechanically transmitted, often seed transmitted, मतलब बीज के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। बीज के द्वारा कैसे होता है कि जिस पौधे में बीमारी है वायरॉइड की, जैसे आलू में, वही आलू के ट्यूबर हमने लगा दिए खेत में, अगले सीजन में तो बीमारी पहले वाले सीजन से दूसरे सीजन, तीसरे सीजन में पहुंच गई, तो वहां पे आलू एक तरह से सीड की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से सीड के द्वारा, मिट्टी के द्वारा भी इसी तरह फैलते हैं। मोर देन 40 वायरॉइड्स, अब तक 40 प्रकार के वायरॉइड खोजे गए हैं। एंड मेनी
वेरिएंट्स माने स्ट्रेन्स, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना की बात करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स खोजे गए हैं कोरोना के, इसी तरह वायरॉइड्स के बहुत सारे स्ट्रेन अब तक खोजे जा चुके हैं। क्लासिकल वायरॉइड्स हैव बीन फाउंड ओनली इन प्लांट, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बहुत कम डिजीज खोजी गई है। वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन द वायरल मीन्स इन देयर मोस्ट basic level consist of the genetic material। ये आरएनए से आप देखेंगे, वायरस से ये बेसिक अंतर है, क्योंकि वायरसेस में डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वायरस आल्सो डिफर फ्रॉम प्रायोन्स। प्रायोन्स अदर सब वायरस पार्टिकल्स हैं जिनमें केवल प्रोटीन्स होती है, पीआरपी प्रोटीन्स, वहां पे किसी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो वायरस के कंपैरिजन में दो सब वायरस पार्टिकल आपने पढ़ रहे होंगे आप। पहला है वायरॉइड, जिसमें केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नो प्रोटीन। दूसरे होते हैं प्रायोन्स, जिनमें प्रोटीन्स होती हैं, जो कि इन्फेक्शियस नेचर है उनकी, और वो काउमेट डिजीज, स्क्रैपी डिजीज, 2-3 डिजीज अभी तक एनिमल्स में खोजा गया है ये बीमारी, और उनमें किसी प्रकार का कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। So the smallest viroid identified so far is a 220 nucleobase, या ये nucleotide base, which is small cytoplasmic RNA associated with the rice yellow motile, मतलब आलू के अलावा और जो छोटे वायरॉइड खोजे गए हैं वो चावल में मिला है। इस रिपोर्ट, ये 1998 की रिपोर्ट है। इसी तरह और भी प्लांट्स में आपके छोटे साइज के, वैसे तो वायरस से भी छोटे होते हैं ये। Many viruses consist of only 300 to 400 nucleotide base pairs। ये कुछ डिस्कवरी है कि वायरॉइड के बारे में कैसे कैसे हमको पता लगा। 1960 से लेकर 1978 के बीच में रेमर एंड ओब्रायन ने सबसे पहले पोटैटो स्पेंडल वायरॉइड के बारे में बताया। फिर 1965 में रेमर, डायनर, क्योंकि डायनर इट्स अ बिग वर्क है, इन्होंने फिर इसकी और विस्तृत जानकारी दी। फिर 1968 में कैरेक्टराइजेशन और बहुत ज्यादा गुणों के बारे में पता लगा, जब हमें क्राइजेंथीमम स्टंट डिजीज के बारे में पता लगा, जो कि आलू के अलावा थी। स्टंट माने छोटा हो जाना। क्राइजेंथीमम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंटर का ऑर्नामेंटल प्लांट है, गुलदाउदी कहते हैं इसको। तो क्राइजेंथीमम में और सिट्रस प्लांट्स में एक्सोटिस डिजीज के बारे में पता लगा। फिर 71 में डाइनर ने और अध्ययन को आगे बढ़ाया और शब्द वायरॉइड दिया गया। 73 में फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसकी संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। 74 में फिर अब कंफर्म हुआ कि वायरॉइड्स आर नॉन कोडिंग, ये अपनी प्रोटीन नहीं बना सकते। फिर 76 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही shows that वायरॉइड्स फॉर्म क्लोज सर्कुलर आरएनए होते हैं। तो बेसिक संरचना आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगे। ये राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख रहे हो आलू, दिस इज हेल्दी वन, हेल्दी पोटैटो, दिस इज स्पिंडल शेप पोटैटो विद द वायरल डिजीज। 78 में पीएसटीवी इज सीक्वेंस्ड, जैसे आजकल हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जीनोमिक सीक्वेंस से ही पता लग रहा है एक्जेक्टली, जो भी ओमिक्रॉन है, बहुत सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है। जब तक कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें भी आरएनए है, यहाँ पे भी आरएनए है, तो आरएनए की पूरा न्यूक्लियोटाइड या जीनोम सीक्वेंसिंग पीएसटीवी की, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरस की 1978 में हो पाई। फिर बाद में चल के और बहुत सारे प्लांट्स में वायरॉइड को खोजा गया अलग अलग नाम से। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरस सबसे पहले है, ये कोलियस में खोजा गया, ऑर्नामेंटल प्लांट है। दिस इज एवोकाडो में, दिस इज पीच, दिस इज एप्पल, दिस इज कोकोनट। इसी तरह और बहुत सारी प्लांट्स में ये आपके खोजे गए। दिस इज पोटैटो स्पेंडल वायरॉइड, जिस मैंने अभी आपको बताया।
वो ऐसे नजर आता है। बीमारी के यदि आलू, कई बार मार्केट में भी यदि आपको आलू खरीदने गए हैं तो वहां भी इस तरह का रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बाई चांस आपको डिजीज वाला आलू मिल सकता है, पोटैटो ट्यूबर मिल सकता है। ये सिट्रस पौधा इस तरह का हो जाता है, पैर फूल जाता है, जिससे एलिफेंटाइटिस में होता है। आप इसी तरह की बीमारी आप देखेंगे तो वो भी आपका वायरल डिजीज है। अब वायरल डिजीज को जैसे हम वायरस की तरह ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है डिसइंफेक्शन ऑफ द कटिंग टूल्स। जो भी हम खुरपी वगैरह किसान यूज करते हैं, फड़ुआ है, ये सब चीजें हैं, हम उसको डिसइंफेक्ट करें। जैसे इसी कोरोना के दौरान हमको बहुत सारी चीजें सिखाई गई है। सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइजेशन का मतलब है हाथ साफ रखें और अपने औजार साफ रखें। तो इन्फेक्टेड औजार इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ट्रीटमेंट की मदद से भी इसको रोका जा सकता है। फिर उसके बाद ये कि सूट टिप कल्चर, का मतलब टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम वायरस फ्री, वायरॉइड फ्री पौधे प्राप्त कर सकते हैं। Free inoculation with protective mild strains of the viroid has proved effective to control PSTB। तो एक तरह से ये मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट है कि हम इस बीमारी को पौधों में नियंत्रित कर सकते हैं। और वायरस की तरह ये भी ट्रांसमिशन होता है, मतलब स्प्रेड होता है, डिस्पर्सल जिसको कहा जाता है। तो मोस्ट मैकेनिकली ट्रांसमिटेड है। जो मैकेनिकल आपका खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैलेंगे। कोई भी औजार जब भी एक बीमारी वाले पौधे के टच में आएगा तो वो उस पर अटैच हो जाएंगे। सम सीड्स के द्वारा भी देखे गए हैं, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा भी देखे गए हैं। टोमेटो प्लांट मैकोवायरेट ये खास एफिड्स के द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वायरॉइड्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो फैल गए हैं। दिस इज अनदर एडवांस पार्ट, तो हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि एमएससी में पढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। फिर कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको, हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, वो वायरॉइड, पीएसटीवी सॉरी, जहां पे मैंने अभी बताया कि 5 पार्ट होते हैं। ये आपको देख रहे हैं बल्जीज है, इधर भी फूला हुआ है, इधर भी फूला हुआ है, जिसको हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टर्मिनल पार्ट कहते हैं। बीच में ये थोड़े स्थान में आप देखेंगे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। जीसी पेयरिंग यहाँ पे हुई है। दिस इज अगेन जीसी, गुआसीन साइटोसिन, ये आपके नाइट्रोजन बेसिस है जो कि सेंट्रल डोमेन कहलाता है। दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक डोमेन, जो मान के चला जाता है कि बीमारी इन्हीं की वजह से होती है, इन्हीं आपका पोर्शंस की वजह से होती है। दिस इज अनदर वे ऑफ द showing the structure of the viroid। पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है भाई, डिस्टरबेंस मत करिए। जैसे वायरसेस का मूवमेंट है उसी तरह आपका वायरॉइड का मूवमेंट होता है। दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर मूवमेंट, सेल टू सेल थ्रू प्लाज्माडेस्माटा, एंड लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट फ्रॉम, आप लोग म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रहने दिया जाए। हम ना पढ़ेगा।